देखो नेक्स्ट, अ डोनेशन बॉक्स कैन रिसीव ओनली चेक्स ऑफ ₹100, ₹250 and ₹500. On one good day, the donation box was found to contain exactly 100 checks amounting to a total sum of ₹15250. Then the maximum possible number of checks of ₹500 that the donation box may have contained. क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ये एक डोनेशन बॉक्स है जिसके अंदर 100 रुपए का चेक, 250 का चेक और 500 का चेक आता है बस, और कोई डिनोमिनेशन नहीं आएगा। या तो 100 का चेक होगा या फिर कितने का होगा, 250 का या 500 का। एक दिन बॉक्स के अंदर कितने नोट्स थे, कितने चेक्स थे, सॉरी 150, इससे ज्यादा नहीं, एग्जैक्ट 150। तो अपने पास यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है 100 रुपए का चेक आता है, या तो 250 का चेक आता है, या तो 500 का चेक आता है। एक दिन, एक अच्छे दिन क्या हुआ, एक अच्छे दिन में एक बार 100 चेक्स आ गए। तो अपन मान लेते हैं कि 100 रुपए के एक्स चेक्स आए, 250 रुपए के वाई चेक्स आए और 500 रुपए के जेड चेक आए। खुद से अज्यूम कर लिया वेरिएबल, ठीक है। और टोटल सम कितना है, 15,250। तो एक में बोल रहा हूँ, एक एक्स 100 रुपीज के एक्स चेक्स, 250 के वाई चेक्स, 500 के जेड चेक्स। तो क्या अपन ऐसे बोल सकते हैं क्या कि मेरी एक इक्वेशन बन गई x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 100? ये इक्वेशन समझ में आ रही है? तीन टाइप के चेक है, एक 100 रुपए का, एक 250 का और 500 का, तीनों मिलाएं तो टोटल चेक कितने हैं मेरे पास, 100 एग्जैक्टली। बॉक्स में कितने, एग्जैक्टली 100 चेक्स। अच्छा सेकंड क्या बोल रहा है, अमाउंट 15,250 का अमाउंट बना। चलो भाई कैसे बना है, 100 के कितने चेक है एक्स, तो 100x, 250 के कितने चेक्स है वाई, तो 250y, 500 के कितने जेड है चेक्स है जेड, तो 500z। कितना अमाउंट है, 15250। तो आपने ये दो इक्वेशन काय की बनाई है, एक बनाई है क्वांटिटी की इक्वेशन और एक बनाई है आपने अमाउंट की इक्वेशन। ये इक्वेशन बनाना सीखनी होती है अलजेब्रा में। इक्वेशन कितनी है, दो, वेरिएबल कितने हैं, तीन। फिर भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ 500 रुपए के मैक्सिमम कितने चेक हो सकते हैं। मैक्सिमम मतलब क्या, ये वेरिएबल, इस वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है क्वेश्चन में। 500 रुपए के मैक्सिमम कितने चेक हो सकते हैं, यही है क्वेश्चन। आ रहा है इतना समझ में, कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखो ये जो जीरो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर दो। तो 10x 25y 50z इक्वल टू 1525, ठीक है। और डिवाइड हो रहा है क्या, 5 से भी कर दो, वेरी गुड। 2x 5y 10z 5 3 जा 15, ठीक है, 5 5 जा 25। और हो रहा है क्या डिवाइड, अब नहीं हो रहा, ठीक है। तो मेरे पास अब ये इक्वेशन है, ठीक है। और एक इक्वेशन है मेरे पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 100। अब देखो यार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्कूल की तरह अप्रोच नहीं करा जाता, लॉजिकली थोड़ा बीच में सोचना पड़ेगा। क्या चाहिए, 500 रुपए के चेक ज्यादा से ज्यादा, कौन थे वो, जेड, जेड चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो मेरे को इन दोनों इक्वेशन में जेड को गायब नहीं करना है, जेड मेंटेन रखना है, ठीक है। जिसको गायब करना है वो देखते हैं। तो गायब हम कर सकते हैं किसको, एक्स को या वाई को। तो गायब करने के लिए अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन में या तो एक्स का कोफिशिएंट या वाई, जिसको गायब करना है उसका कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर एक्स को गायब करते हो तो आप इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या बन जाएगी पूरी इक्वेशन, 2x 2y 2z, कितना हो जाएगा ये, 200 हो जाएगा। अब अगर मैं इस इक्वेशन में से, इसमें से ये माइनस कर दूं, इसमें से ये माइनस कर दूं, तो क्या होगा सोचो, 2x माइनस 2x कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा।
5y में से 2y हटा दो, कितने बचे? 3y। ये बात समझ में आ रही है? 10z में से 2z हटा दो, क्या बचेगा? 8z। और 305 में से 200 हटा दो, क्या बचेगा? 105। अब देखना, अब देखना ध्यान से भाई, ये जो z है, ये इसी की तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। नंबर ऑफ चेक्स, नंबर ऑफ चेक्स नेगेटिव हो सकते हैं, नंबर ऑफ चेक्स डेसिमल में हो सकते हैं, नंबर ऑफ चेक्स हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर अपन देखें कि हाँ नंबर ऑफ चेक 0 हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? हो सकता है कि भाई 100 का एक भी चेक ना हो, सॉरी 250 का एक भी चेक ना हो, y 0 हो। पर आप देखो, अगर मैं y को 0 कर दूं तो क्या z मेरा इंटीजर आएगा? नहीं आएगा। नंबर ऑफ चेक्स तो इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। तो मैं 8, मेरे को z मैक्सिमम करना है, तो मैं 8 में वो नंबर मल्टीप्लाई करूंगा जिससे मैं 105 के जितना पास पहुंच जाऊं वो उतना अच्छा। तो 8 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 105 तक पहुंच जाए? बताओ भाई, 8 में कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें 105 तक पहुंच जाए मैक्सिमम? 8 का कोई मल्टीपल 105 के आस पास कोई पता है क्या? 13 इंटू 8 है ना। तो अगर मैं 8 की वैल्यू 13 ले लेता हूं तो 8 इंटू 13 क्या हो जाएगा? 104। और 105 में से 104 हटा दोगे तो क्या बचेगा? 1। तो मेरी इक्वेशन हो जाएगी 3y इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू क्या आएगी? क्या इतने चेक हो सकते हैं? नहीं। तो मेरे को अब क्या करना है, इतना पता चल गया कि जो z है वो 13 तो नहीं है, तो 13 से ज्यादा होगा क्या? 13 से कम होगा। तो नेक्स्ट क्या चेक करोगे? हाँ, अब एक बात बताओ, 13 के बाद 12 भी तो करोगे। 12, 8 इंटू 12, 96। अगर 105 में से मैं 96 हटा दूं तो कितना बचेगा? 9। तो मेरी यहां पे इक्वेशन क्या बचेगी? 3y इक्वल टू 9। तो y की वैल्यू कितनी? 3। ये वैलिड है भैया, वैलिड है, ये भी वैलिड है। ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा y z, z मतलब 500 के चेक, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 12। ठीक है, 500 के चेक 12। और ये y क्या थे? 250 के चेक। तो आपका इनपुट आंसर क्या है? 12। आ गई बात समझ में? ठीक है, लुक एट द नेक्स्ट वन फ्रॉम कैट 24 slot 1। A fruit seller has a total of 187 fruits consisting of apples, mangoes and oranges। तो टोटल पता है तीनों का, 187 फ्रूट्स टोटल है। उसके बाद नंबर ऑफ एप्पल्स एंड मैंगोज आर इन द रेशियो ऑफ 5:2। एप्पल मैंगोज की क्वांटिटी का रेशियो गिवन है। आफ्टर शी सेल्स 75 एप्पल्स, 26 मैंगोज एंड हाफ ऑफ द ऑरेंजेस, the ratio of number of unsold apples to number of unsold oranges becomes 3:2। the total number of unsold fruit is। ये शॉर्ट आंसर टाइप में इनपुट करने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आपका पहला सेक्शन जो आईपी मैट इंदौर का होता है उसमें शॉर्ट आंसर टाइप, और कैट की बात करें तो ये टीटा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सिमिलर बात है, एक ही बात है एक तरीके से देखा जाए तो फ्रूट सेलर का 187 फ्रूट्स है, एप्पल मैंगोज और ऑरेंजेस मिला के। अब जब एप्पल, मैंगोज और ऑरेंजेस की बात करें तो हमको ये पता है कि इन तीनों का टोटल कितना है? 187। तो ये तीनों का टोटल देके रखा है 187। और एक इंफॉर्मेशन जो सबसे बढ़िया दी है वो है एप्पल मैंगो का रेशियो भी पता है। तो अपन मान लेते हैं कि एप्पल है 5x और मैंगो है 2x, क्योंकि रेशियो पता है क्वांटिटी का, तो 5x 2x अज्यूम कर सकते हैं। आफ्टर शी सेल्स 75 एप्पल्स, 5x में से 75 एप्पल्स सेल कर दिए तो बचे कितने? 5x माइनस 75, ये बचेगा।
ये क्लियर है, -75 ये बचेगा। फिर कितने मैंगो सेल करें, 26, तो 2x में से 26 मैंगोज हटा दो एंड हाफ ऑफ द ऑरेंज। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, इधर देखो सब लोग, हाफ ऑफ द ऑरेंज। अब ऑरेंज तो पता नहीं है, अब ध्यान से देखना, ऑरेंज अगर मैं के ले लूंगा, लेट्स से कि इनिशियली के नंबर ऑफ ऑरेंजेस थे, तो हाफ सेल करे तो वो हो जाएगा हाफ ऑफ के, जो बचेगा, के थे, हाफ सेल हो गए तो बचा क्या, हाफ ऑफ के। तो ये फ्रैक्शन अवॉइड करा करो, ठीक है, ये फ्रैक्शन अवॉइड करा करो। देखो हाफ करना किसके लिए अच्छा होगा, कि अपन के ना लेके क्या ले लें, 2k। अपन मान लेते हैं कि ऑरेंज इनिशियली 2k थे, तो उसका हाफ क्या हो जाएगा, के। तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है, ये स्किल डेवलप करनी है आपको। ज़्यादा फ्रैक्शन बनाओगे तो एलसीएम लेने वाली सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। तो अपन ने क्या करा कि ऑरेंज मान लिया, फ्रूट सेलर के पास 2k ऑरेंज थे, उसने हाफ सेल कर दिए तो हाफ बचे। ये क्या लिख रहे हैं अपन नीचे, ये क्या लिख रहे हैं अपन, बची हुई क्वांटिटीज, है ना। द रेशियो ऑफ अनसोल्ड टू अनसोल्ड, अनसोल्ड एप्पल्स टू अनसोल्ड ऑरेंजेस, तो वो तो हमको पता है, अनसोल्ड एप्पल्स ये हैं, अनसोल्ड ऑरेंजेस ये हैं, इसका रेशियो हमको दे के रखा है, ठीक है। तो अपन का क्वेश्चन अब थोड़ा डुएबल सा लगने लग गया, कि ये तो इन्फॉर्मेशन हमको दे के रखी है। क्या इन्फॉर्मेशन दी है, अनसोल्ड एप्पल्स विच इज 5x माइनस 75, तो 5x माइनस 75 डिवाइडेड बाय 2, मतलब डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ अनसोल्ड ऑरेंज। अनसोल्ड ऑरेंज कितने होंगे, 2k ऑरेंज थे, के उसने बेच दिए थे, तो के रिमेनिंग है, तो अनसोल्ड है के। इसका क्या देके रखा है, रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:2 रेशियो दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे रख दो, ठीक है। ये आ गया समझ में इक्वेशन सबको, ये इक्वेशन क्लियर है माइंड में। बस अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके करो, 2 × 5 10x 150 इक्वल टू 3k, ठीक है। 3k इधर ले आओ, 10x माइनस 3k इक्वल टू 150। ये बन गई अपनी एक इक्वेशन x और k के फॉर्मेट में। क्या अपने पास एक और इक्वेशन है x और k के फॉर्मेट में, यस। टोटल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी है ना अपने पास भाई, 5x प्लस 2x प्लस 2k क्या है, 187। तो 5x प्लस 2x क्या होता है, 7x प्लस 2k प्लस 2k इक्वल टू कितना दिया, 187। ये लो भाई, और इजी काम हो गया, ये तो सेकंड इक्वेशन भी पता है। अब इसके बाद क्या ही चाहिए, अब तो 10th वाला कॉन्सेप्ट हो गया कि ये दो इक्वेशन सॉल्व करना तो सबको ही आती है, और x और k निकाल लोगे आप, है ना। तो x और k कैसे निकालोगे, कि कोफिशिएंट को सेम करके निकाल लो। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इधर 2 मल्टीप्लाई कर दो, इधर 3 मल्टीप्लाई कर दो, और इक्वेशन बना लो। 2 × 10 हो गया 20x, 2 × 3 हो गया 6k, 2 × 150 हो गया 300, 3 × 7 हो गया 21x, 3 × 2 हो गया प्लस 6k इक्वल टू 3 × 1 18 3 सा 540, 540 और 21 540 561, ठीक है। अब क्या करना है इसके बाद, इसके बाद सबको पता है ये माइनस है ये प्लस है, तो ऐड कर दो दोनों इक्वेशन, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ऐड कर दो 20 + 21 दैट इज 41x, 6k और 6k 0 हो गया, 300 + 561 दैट इज 861। यहाँ से निकाल लो x की वैल्यू, ठीक है। तो 861 डिवाइड बाय 41 करो, जल्दी क्या आएगा, कितना, 21। तो 21 आपका x की वैल्यू आ गई। लो भाई ये भी हो गया काम खत्म, x आ गया मेरा 21, x मेरा 21 है। क्या x 21 है तो k निकल जाएगा क्या, k भी निकाल लो जल्दी, फर्स्ट इस वाली इक्वेशन पे रख के x को, x 21 रखेंगे तो ये हो जाएगा 210, 210 माइनस 3k इक्वल टू 150, ठीक है। 210 में से 150 जाएगा तो 60 बचेगा, 60 हो जाएगा 3k, k हो जाएगा आपका 20। ये हो गया क्वेश्चन खत्म, के भी मिल गया 20, एक्स भी मिल गया 21। चाहिए क्या, टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड फ्रूट्स, टोटल नंबर ऑफ अनसोल्ड, टोटल फ्रूट नहीं चाहिए, अनसोल्ड फ्रूट्स चाहिए। तो टोटल फ्रूट्स कितने थे, 187,
है ना। 187 में से क्या हटाते जाओगे हम, जो सोल्ड हुआ था। तो अनसोल्ड कैसे मिलेगा भाई, अनसोल्ड चाहिए हमको। तो आप 187 टोटल थे, उनमें से जो जो पता है सेल हुए थे वो हटाते जाओ। तो भाई क्या सेल हुआ था, एक तो पता है हमको कि 75 एप्पल सेल हुए थे, और क्या सेल हुआ था, 26 ऑरेंज सेल हुए थे, हमें अनसोल्ड चाहिए। अब ध्यान से देखना, एक चीज जो गलती कर सकते हो आप, ये 20 अनसोल्ड ऑरेंजेस है, स्टॉक 2K था, तो यहाँ 40 मत कर देना, ये गलती नहीं करना। ये के क्या है, के देखो 2K स्टॉक था, सेल कितना किया था के, या फिर बचा कितना था के, तो बचा हुआ और सेल दोनों सेम वैल्यू है यहाँ। तो अपन को यहाँ पे 75 प्लस 26 प्लस 20 करना है, ठीक है, क्योंकि 20 ऑरेंज सेल हुए थे, हमको अनसोल्ड निकालना है। तो ये ऐड कर लो, 75 2500 101 101 और 20 121, 187 माइनस 121, 7 माइनस 1 6, 8 माइनस 2 6, 1 माइनस 1 0। ये हो गया क्वेश्चन खत्म, ये आपका आंसर है। इनपुट करके आना था 66। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशन अगेन। A shop wants to sell a certain quantity in kg of grains. कुछ क्वांटिटी सेल करनी है ग्रेन्स की केजी में। इट सेल्स हाफ द क्वांटिटी एंड एडिशनल 3 kg ऑफ दीज ग्रेन्स टू द फर्स्ट कस्टमर। फर्स्ट कस्टमर को क्या करते हैं कि जो शॉपकीपर है वो क्या करता है, पहले कस्टमर को जो भी स्टॉक है उसका हाफ देता है, प्लस 3 kg एक्स्ट्रा देता है फर्स्ट कस्टमर, ठीक है। देन it sells half of the remaining quantity and an additional 3 kg of these grains to the second customer. सेकंड कस्टमर के साथ भी यही करता है, फर्स्ट कस्टमर को देने के बाद जो बचा अब उसका आधा सेकंड कस्टमर को देगा और 3 किलो एक्स्ट्रा देगा। नेक्स्ट फाइनली व्हेन द शॉप सेल्स हाफ ऑफ द रिमेनिंग क्वांटिटी एंड एन एडिशनल 3 kg ऑफ दीज ग्रेन्स टू द थर्ड कस्टमर को, थर्ड कस्टमर को भी सिमिलर पैटर्न पे सेल किया, फिर क्या हुआ, देर आर नो ग्रेन्स लेफ्ट, दुकान खाली हो गई, नो ग्रेन्स लेफ्ट। 3 कस्टमर को जिस पैटर्न पे उसने सेल करा, थर्ड कस्टमर को देने के बाद स्टॉक 0 हो गया, ठीक है। बताना क्या है, इनिशियल क्वांटिटी इन केजी ऑफ ग्रेन्स इज, इनिशियल क्वांटिटी स्टॉक कितना था। अब देखो ध्यान से मेरी बात सुनना, इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्शन से जल्दी होगा। तो ऑप्शन अवेलेबल है तब तो अच्छी बात है, लेकिन ऑप्शन अवेलेबल नहीं हुए तो आपको लीनियर इक्वेशन बनाना आनी चाहिए। तो आपका ये क्वेश्चन ऑप्शन से तो जल्दी हो जाएगा ये सॉल्व, ये बहुत इजी है, ऑप्शन से तो बहुत इजी है। लेकिन आप मेंटली ये भी रेडी रहो कि अगर ये शॉर्ट आंसर टाइप या टीटा में पूछ लिया कि वैल्यू इनपुट करनी है कि मिनिमम स्टॉक कितना था, या जो भी स्टॉक है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, उसके लिए आपको लीनियर इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। तो अपन वो दोनों मेथड देखेंगे। पहला मेथड अपन देखते हैं जल्दी से, जो ऑप्शंस गिवन है, तो सर ने बताया था ऑप्शन है तो पहले ऑप्शन से निपटा दो। ऑप्शन क्या है जल्दी देखो, पहला ऑप्शन क्या है 18, मतलब उसके पास 18 kg का स्टॉक था, 18 किलो स्टॉक लेके बैठा था शॉप पे। पहले कस्टमर को क्या करा, आधी क्वांटिटी बेच दी, 18 का हाफ क्या होता है 9, पहले कस्टमर को 9 किलो दे दिया, और क्या दिया 3 किलो एक्स्ट्रा भी दिया, तो 9 प्लस 3, ये 3 किलो एक्स्ट्रा दिया। तो 18 में से 9 हटा दो, तो 9 में से अब 3 और हटा दो 6, तो अब दुकान पे कितना बचा या स्टॉक कितना बचा 6 किलो, 6 किलो बचा है। अब सेकंड कस्टमर के लिए, सेकंड कस्टमर के लिए क्या करता है, वही सेम काम, आधा बेचेगा फिर 3 किलो एक्स्ट्रा देगा। तो 6 का आधा करो 3, सेकंड कस्टमर को 3 किलो देगा, प्लस 3 एक्स्ट्रा देगा, तो 6 में 3 प्लस 3 करोगे और माइनस कर दोगे तो बचेगा क्या, कुछ भी नहीं, खत्म हो गया स्टॉक, खत्म हो गया स्टॉक। समझ में आया कैसे चेक लगा रहे हैं। तो मतलब ये क्लियर है कि ये आंसर नहीं हो सकता, 18 किलो तो उस पर स्टॉक नहीं हो सकता। ऐसे ही चेक कर लो। अब जैसे 50 चेक करते हैं अपन, 50 का चेक लगाओ, 50 में क्या हो रहा है, 3 कस्टमर तक 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 50 पहले कस्टमर को क्या होगा, 50 है तो हाफ देगा 25, और क्या देगा 3 एक्स्ट्रा, तो 25 प्लस 3, तो 25 बचे, 25 में से भी 3 हटा दो, तो ये 22 स्टॉक बचा है।
सेकंड कस्टमर को 22 का हाफ देगा, मतलब 11 देगा, और क्या देगा, 3 एक्स्ट्रा देगा। तो 22 में से 11 हटाओगे, 11 बचेगा, 11 में से 3 हटा दो, कितना बचेगा, 8। आ गई बात समझ में। थर्ड कस्टमर को इसका भी हाफ देगा तो 4, और 8 में से 4 चला गया। थर्ड कस्टमर को आधा देने के बाद अब कितना बचा है उसके पास, 4 और बचा है, लेकिन 3 एक्स्ट्रा दे रहा है, तो 8 माइनस 7, 8 बचा था, पहले कस्टमर को उसका हाफ दिया और 3 किलो एक्स्ट्रा दिया, तो कितना बचा, एक। क्या ये 0 आ रहा है, नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता। थर्ड पे क्या चाहिए हमको, 0 चाहिए, ठीक है, तो ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। अब जल्दी से लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, वही अपना आंसर होना चाहिए। 42 है, 42 स्टॉक है, फर्स्ट कस्टमर को कितना बेचेगा, 21, जस्ट उसका हाफ, और क्या बेचेगा, 3 एक्स्ट्रा, तो 42 का हाफ हो गया 21, तो 21 ही बचा, 21 में से 3 हटा दो, कितना आएगा, 18। सेकेंड कस्टमर को 18 का हाफ देगा तो मतलब 9 देगा, और 3 एक्स्ट्रा देगा, तो 18 का हाफ 9, 9 बचे, 9 में से भी 3 हटा दो, 6 बचा सेकेंड कस्टमर के लिए। 6 के बाद थर्ड कस्टमर को 6 का हाफ देगा, मतलब 3 किलो देगा, और 3 एक्स्ट्रा भी देगा, तो 6 में से 3 + 3 हटाओगे, थर्ड कस्टमर को देने के बाद उसका स्टॉक 0 हो जाएगा। और यही बोला था, नो ग्रेन्स लेफ्ट आफ्टर गिविंग टू दी थर्ड कस्टमर, इसलिए हमारा आंसर है ऑप्शन डी 42। खत्म हो गया क्वेश्चन। आगे बात समझ में, पक्का। अब इसको अपन को चैलेंजिंग है कि जब ऑप्शन नहीं होंगे तब आप क्या करोगे, ठीक है, तो वो जल्दी से समझ लो क्या करना है। देखो, जब अगर मान लो ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन बोल दिया कि भैया इनपुट करो, एक बॉक्स होता है उसमें वैल्यू इनपुट करनी है, अब क्या ऑप्शन तो है नहीं, अब चेक कैसे लगाओगे, तो आपको करनी है इक्वेशन के साथ काम। इक्वेशन के साथ कैसे करना है, ध्यान से देखना। मान लो उसके पास x kg का स्टॉक है, x kg का स्टॉक है उसकी दुकान पे, तो वो क्या करता है, फर्स्ट कस्टमर के साथ क्या करता है, देख लो, फर्स्ट कस्टमर के साथ क्या करता है, हाफ ऑफ x उसको सेल कर देगा। ये ध्यान से समझना मेथड, यही बहुत काम का मेथड है। एक्स स्टॉक अपन ने मान लिया लेट, इनिशियली उसके पास x kg का स्टॉक था, ठीक है, तो ये अपन ने मान लिया उसने फर्स्ट कस्टमर को हाफ दे दिया, और क्या दे दिया, 3 किलो एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है। अब x था, हाफ ऑफ x दे दिया, 3 किलो एक्स्ट्रा दे दिया, तो अब बचा क्या, वो देखना है हमको, क्या बचा उसकी दुकान पे, रिमेनिंग। ध्यान से देखना, मेन तो पूरा यहाँ पे रिमेनिंग का ही काम है। रिमेनिंग क्या बचा, तो आप क्या कर सकते हो, x में से हाफ ऑफ x हटा दो तो हाफ ऑफ x बचेगा, फिर -3 कर दोगे, वो आएगा, फिर आपका क्या बचेगा, एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बन जाएगी। मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ, मान लो उसके पास k बचा, ठीक है, डायरेक्ट ये सेल करने के बाद उसके पास k बचा। अब सेकंड कस्टमर के साथ क्या करेगा, वो सेकंड कस्टमर के साथ क्या करेगा, k का हाफ सेल करेगा और 3 एक्स्ट्रा देगा, ठीक है, के का हाफ करके 3 एक्स्ट्रा देगा। अब कितना बचा हमें नहीं पता, अपन मान लेते हैं m, ठीक है। अब थर्ड कस्टमर के साथ क्या करेगा, थर्ड कस्टमर के साथ क्या करेगा, वो इसका भी हाफ देगा उसको, हाफ ऑफ m, और 3 एक्स्ट्रा दे देगा। 3 एक्स्ट्रा देने के बाद, ठीक है, हाफ ऑफ m देगा और 3 एक्स्ट्रा देगा, उसके बाद कितना बचेगा, 0, लास्ट 0 था। आगे बात समझ में, ये समझना है आपको। तो ये डायरेक्ट कैसे करना है आप ध्यान से देखना, लेकिन ये तो टेक्निक, अब हमको टारगेट है, हमें कहाँ पहुंचना है, हमें एक्स पे पहुंचना है। आपने इतने सारे वेरिएबल बना दिए, एक्स, के, एम, तो ये अपन रिवर्स ऑर्डर में फटाफट एक्स तक पहुंचेंगे। वो देखो कैसे, देखो भाई, सेकंड कस्टमर को देने के बाद एम बचा था दुकान पे या शॉप पे, एम में से हाफ ऑफ एम बेच दिया, ठीक है, तो कितना बचा फिर, हाफ ऑफ एम, ठीक है, एम में से हाफ ऑफ एम माइनस कर दो और 3 भी माइनस कर दो, 3 भी तो एक्स्ट्रा बेचा, तो ये -3 कर दो। तो एम में से आप जब ये चीज माइनस करोगे, यहाँ देखो लिख देता हूँ छोटा सा, ये एम में से ये चीज माइनस करोगे तो एम माइनस हाफ ऑफ एम, हाफ ऑफ एम, माइनस प्लस माइनस, और ये 3 ये, और ये इक्वेशन किसके बराबर है, 0। कस्टमर को तो 0 मिला था। अब ये 3 को ले जाओ इधर, ये 3 इधर जाएगा और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो ये जब 3 इधर जाएगा, 3 इधर जाएगा और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी एम की वैल्यू,
6। तो क्या मिल गया अपन को, सेकंड कस्टमर को बेचने के बाद उसकी दुकान पे 6 किलो बचा था। ठीक है, वही काम उल्टा करो अब। के बचा कब, फर्स्ट कस्टमर को सेल करके, फिर कितना बेचा, हाफ ऑफ के प्लस 3। अब पैटर्न समझ में आ जाए ना तो जल्दी करोगे। करना क्या है, देखो जो ये वैल्यू है इसमें 3 का बस साइन चेंज करना है और इक्वेट करना है उससे। ठीक है, जो वैल्यू अवेलेबल है। तो अपन को यहाँ पे क्या करना है भाई, जो के है उसमें से हाफ ऑफ के माइनस करना है, तो हाफ ऑफ के बचेगा, उसमें से -3 भी करना है। ठीक है, फिर क्या बचेगा, इक्वल टू 6। तो ये 6 हो गया, के की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, 3 इधर भेज दो, 6 + 3 9, 9 2 18, के की वैल्यू आ गई 18। तो ये के भी मिल गया हमको 18। अब के 18 मिल गया तो पहले स्टॉक कितने का था, एक्स का, एक्स में क्या बेचा, हाफ ऑफ एक्स, फिर क्या बेचा 3, फिर क्या बचा 18। तो आप ऐसा बन कर लो। अब यहाँ पे वापस वही काम करो, हाफ ऑफ एक्स माइनस करोगे ना इसको, एक्स में से जब ये स्टॉक माइनस करोगे तो के आया था ना, तो एक्स माइनस हाफ ऑफ एक्स, हाफ ऑफ एक्स, फिर -3, क्योंकि माइनस का साइन लगाओगे साइन चेंज हो जाएगा, -3 इक्वल टू 18। अब 3 को उधर ले जाओ, 18 + 3 21, 21 इंटू 2, एक्स कितना आया 42। यही था अपना आंसर, खत्म हो गया क्वेश्चन। आ गई बात समझ में, रिवर्स तरीके से इक्वेशंस के साथ खेलना आना चाहिए। आ गई बात समझ में, जल्दी बताओ, करें नेक्स्ट। Look at the next question from CAT 24 slot 2 based on ages. We are given with when Rajesh age was same as the present age of Garima. The ratio of their ages was 3:2. When Garima's age becomes the same as the present age of Rajesh, the ratio of ages of Rajesh and Ganesh will become, ratio चाहिए फाइनल, कब, जब गरिमा की एज कितनी हो जाएगी, राजेश की प्रेजेंट एज के बराबर, तब राजेश और गरिमा की एजेस का रेशियो चाहिए। ठीक है, अब इसमें आप क्या करना, सबसे पहले तो नाम लिख लो यहाँ पे, राजेश और ये गरिमा। ठीक है, और एक छोटा सा अपन क्या करेंगे ना, यहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट ये कॉलम बनाएंगे। अब ये नई चीज सीखो तुम लोग कि एज की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व की जाती है। ठीक है, अपन के बाद राजेश और गरिमा की 2 सिचुएशन पता है, एक अभी की और एक पास्ट की, है ना, वो अपन इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखो, राजेश एज वॉज सेम एज द प्रेजेंट एज ऑफ गरिमा। गरिमा की एज जो आज है, आज क्या है, कुछ भी मान लो, जो मर्जी है, मान लो एक्स एज है उसको। तो क्वेश्चन बोल रहा है राजेश एज वॉज, मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं कि राजेश की जब एज एक्स थी, मतलब गरिमा के प्रेजेंट एज के बराबर थी, मतलब कब की बात हो रही है, पास्ट की, है ना। तो जब राजेश की एज गरिमा के जितनी थी, तो राजेश के पास्ट की बात हो रही है ना, तो पास्ट पे लिख दो एक्स। आगे बात समझ में यहां तक। तो बोल रहा है राजेश की एज गरिमा की जितनी एज है वो जब थी, तब 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 रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 3:2। किसका रेशियो, किसका, राजेश और गरिमा का, कब, पास्ट में। लाइन बढ़ो, राजेश एज वाज सेम एज द प्रेजेंट एज ऑफ गरिमा, द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 3:2। यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन। व्हेन मतलब थोड़ा ग्रामर का इशू है ना, तो व्हेन मतलब कब की बात हो रही है, जब। जब राजेश की एज क्या थी, जो गरिमा की आज एज है, पास्ट की बात हो रही है, तब उनकी एज का रेशियो क्या था, 3:2। अब ध्यान से देखना, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहले था ना 3:2, आपने तो इसको लिया x, अब हम इसको 3:2 कैसे बनाए। तो अपन क्या करेंगे, थोड़ी और स्मार्टनेस देखो, ये जो x है ना, इसको 3x कर दो और फिर इसको कर दो 2x, तो ये रेशियो 3:2 हो गया। आ गई बात समझ में, ये स्मार्ट तरीका बस करना था। तो भाई रेशियो भी आपने 3:2 बना ली। अच्छा, बात क्या हो रही थी ये ध्यान रखना, जब गरिमा की एज
थी राजेश की जब एज क्या थी गरिमा के प्रेजेंट एज के बराबर, तो इसमें आपने चेंजेस करे और इसको 3:2 बनाया, तो वहां पे भी तो 3x बैलेंस करोगे, दोनों सेम चल रहा था। समझ में आया? बैलेंस करेंगे ना, आ गई बात समझ में यहाँ पे? अब क्वेश्चन हो गया खत्म, अब कुछ भी नहीं है पूरे क्वेश्चन में। क्या लिखा है? व्हेन गरिमा's एज बिकम्स द सेम एज द प्रेजेंट एज ऑफ राजेश। राजेश की प्रेजेंट एज कैसे निकालोगे? बहुत इजी है भाई। गरिमा की पहले एज क्या थी? 2x। ठीक है, पास की बात हो रही है। 2x अभी कितनी है? 3x। कितना इंक्रीज हुआ है? x। तो भाई जितने साल उसमें इंक्रीज हुआ है उतने साल इसमें भी तो इंक्रीज होंगे। एज तो ऐसे ही चलती है। अगर आज आपकी एज 10 ईयर्स इंक्रीज होगी तो आपके पेरेंट्स की भी तो एज 10 ईयर्स इंक्रीज हो जाएगी, करस्पॉन्डिंग चलता है। ठीक है, तो जब गरिमा की एज में एक्स ऐड हुआ है तो इसकी भी तो एज में एक्स ऐड होगा, तो राजेश की प्रेजेंट एज मिल गई 4x। ठीक है, तो राजेश की प्रेजेंट एज मिल गई, तो आप पढ़ो क्या लिखा है? गरिमा एज व्हेन लिखा है, व्हेन गरिमा एज बिकम सेम एज किसके? प्रेजेंट एज ऑफ राजेश। जब गरिमा राजेश की एज की हो जाएगी, प्रेजेंट एज क्या है राजेश की? 4x। अभी कितनी है उसकी? 3x। 3x से 4x होने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? 3x में 4x करने के लिए x ऐड करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ रही है? 3x में एक और x ऐड होगा तो राजेश की एज के बराबर हो जाएगी गरिमा। तो यही तो बोल रहा था, व्हेन गरिमा एज बिकम सेम एज द प्रेजेंट एज ऑफ राजेश, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ राजेश एंड गरिमा विल बिकम, विल फ्यूचर की बात कर रहा है, तब राजेश और गरिमा की एज का रेशियो बता दो। तो भाई मुझे एक बात बताओ, ध्यान से देखना, क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से खत्म हो गया है। ये गरिमा की एज 3x थी, उसको अपनी प्रेजेंट एज बनानी है 4x, सॉरी राजेश की प्रेजेंट एज तक पहुंचना है, तो वो अपनी एज में x ऐड करवाएगी, तो ये गरिमा की एज है। ठीक है, तो एक बात बताओ, जब गरिमा की एज x साल के बाद राजेश की प्रेजेंट एज के बराबर होगी, तो राजेश के में भी तो ऐड होगा क्या? क्या ऐड होगा राजेश की एज में? एक्स ऐड होगा ना भाई, ये दोनों तो सेम चलेंगे। तब राजेश की एज क्या हो जाएगी? 5x। यही तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि अब बताओ रेशियो क्या है, अब बताओ रेशियो क्या है, तो बता दो भाई रेशियो क्या है। x से x कैंसिल, 5:4, दैट इज ऑप्शन डी। खत्म हो गया क्वेश्चन। आ गया समझ में? Look at the next question. Based on linear equation from CAT 24 slot 2, we are given that a fruit seller has a stock of mangoes, bananas and apples with at least one fruit of each type. तो क्या बोला है? फ्रूट सेलर के पास मैंगो, बनाना, एप्पल है और सबका एटलीस्ट एक फ्रूट तो है ही बेचने के लिए। एट द बिगिनिंग ऑफ अ डे द नंबर ऑफ मैंगोज मेक अप 40% ऑफ हिज स्टॉक। क्या बोल रहा है कि स्टार्टिंग में जो भी मैंगोज थे वो क्या थे? पूरे स्टॉक का 40% थे। जितना भी उसका स्टॉक था, मैंगोज कितने थे? स्टॉक का 40% इनिशियली। दैट डे ही सेल्स हाफ ऑफ द मैंगोज, 96 बनानास एंड 40% ऑफ एप्पल्स। ये तीन चीजें उसने बेची है। कितना कितना बेचा है क्लियर गिवन है। एट द एंड ऑफ द डे, डे के बिल्कुल एंड पे, he ends up selling 50% of the fruits. That is the critical information. अपने पास इंफॉर्मेशन है कि डे के एंड में सेल कितनी की है? 50% फ्रूट्स। ओवरऑल 50% स्टॉक सेल हो गया। स्मॉलेस्ट पॉसिबल टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इन द स्टॉक एट द बिगिनिंग ऑफ द डे। डे की बिगिनिंग में मिनिमम पॉसिबल स्टॉक कितना था उसके बाद, कम से कम। ठीक है, ये मिनिमम मैक्सिमम वाले थोड़े खतरनाक क्वेश्चन होते हैं, तो आप ध्यान से देखना। आप लोग यहाँ अपने पास इंफॉर्मेशन है 50% स्टॉक सेल हुआ है, तो सेल की इक्वेशन बना लो सीधे जल्दी से। तो सेल की कैसे बनाए? सबसे पहले अपन मान लेते हैं कि जो स्टॉक है, देखो एप्पल है, मैंगोज है, नहीं बनानास है, मैंगोज, बनानास और एप्पल्स, ऑरेंज नहीं है इस बार, है ना। मैंगोज, बनानास, एप्पल्स, MBA। ठीक है, जो आप लोग करने वाले हो, मैंगोज, बनानास और एप्पल सब एटलीस्ट एक है। अब देखो ध्यान से क्या लिखा है यहाँ पे, फर्स्ट लाइन पे 40% ऑफ इस स्टॉक। मैंगोज कितना था? स्टॉक मान लो, स्टॉक मान लो, अज्यूम कर लो स्टॉक उसके पास x kg था।
ठीक है, इनिशियली उसके पास स्टॉक कितना था, एक्स, ये अपन ने मान लिया। अब ये जब मान लिया तो अपन को मैंगोज भी पता चल गया कितने होंगे, 40% ऑफ एक्स। 40% का फ्रैक्शन क्या होता है, 2/5। ठीक है, तो 2/5 ऑफ एक्स मैंगो है उसके पास, ये पता है। लेकिन उसने सेल कितना करा है, हाफ ऑफ दी मैंगोज। मैं तो सेल की इक्वेशन बनाना चाह रहा हूँ, मैं वेरिएबल मिनिमाइज करो, कम से कम वेरिएबल रखो। टोटल स्टॉक एक्स था, मैंगोज को भी इन टर्म्स ऑफ एक्स ही लिख दिया हमने, वेरिएबल कम से कम रख रहे हैं। तो अपन ने क्या पता है कि इसका हाफ सेल हुआ है, तो इसका हाफ निकाल लोगे, क्या होगा, हाफ ऑफ 2/5, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो मैंगो कितने सेल हुए, x/5। यहाँ तक क्लियर है। बनाना कितने सेल हुए, 96। एप्पल कितने सेल हुए हैं, 40%। 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5 ऑफ। एप्पल कितने थे नहीं पता, अपन यही मान लेते हैं कि ए एप्पल्स थे, ये लिख दिया सेल। इतना मैंगोस, इतना बनानास, इतना एप्पल, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 50% ऑफ फ्रूट। फ्रूट का स्टॉक कितना था, एक्स, उसका हाफ, हाफ ऑफ एक्स। ठीक है, सबसे पहली स्किल यही चाहिए बनाने की, सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो है ना इस प्रॉब्लम में करने के लिए, वो ये बनाना आना चाहिए। ठीक है, चलो भाई देखो कितने कम वेरिएबल में, सिर्फ 2 वेरिएबल पे बनाई है, एक्स और ए पे। अब यहाँ पे ये जो एक्स है इसको इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 96 प्लस 2/5 ऑफ ए इक्वल टू x/5, इधर जाएगा, ये x/2 है और ये x/5 है। 5x माइनस 2x हो जाएगा आपका 3x/10। ये मैंने एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करूंगा, ध्यान से देखना। अब इसके इस प्रॉब्लम का मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है, इसको ध्यान से देखना आप। ठीक है, x/2 माइनस x/5 3x/10, और यहाँ पे अपना क्या बन रहा है, ये 2/5 ऑफ ए। ठीक है, 96 प्लस 2/5 ऑफ ए इज 3x/10। ठीक है, अब इसका एलसीएम मत ले लो, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, 96 इंटू 5 कभी बनेगा नहीं आपसे, तो 10 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू 96 क्या होता है, 960। 10 मल्टीप्लाई करो 2/5 ऑफ 10 क्या होता है, 5 2 10, 4a। ठीक है, ये 10 पूरा ही खत्म हो गया, बचा क्या राइट साइड पे, 3x, यही बचा। आ गया क्वेश्चन, देखो खत्म हो गया। क्या चाहिए हमको, स्मॉलेस्ट पॉसिबल, क्या, टोटल स्टॉक। क्या लिया था टोटल स्टॉक, एक्स। एक्स की क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू, वी वर लुकिंग फॉर एक्स मिनिमम। एक्स मिनिमम चाहिए, 3 नीचे भेज दो, 3 नीचे भेजते हैं अपन। तो 3 को अगर आप नीचे भेजोगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 3 नीचे भेजेंगे तो यहाँ से 3 हट जाएगा। ठीक है, इतना, इतनी मैथ्स आती है आपको, है ना, इतनी तो मैथ्स आती है आपको। 960 प्लस 4a/3। अब देखो, अब स्पेशल इक्वेशन का काम है, ध्यान से देखो इधर क्या है अपने पास, 960 प्लस, कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं करना है हमको, 4a डिवाइडेड बाय क्या है नीचे 3 इक्वल टू एक्स। क्या ढूंढ रहे हैं हम, मिनिमम एक्स। आप ध्यान से देखना, एक्चुअल एप्टीट्यूड क्वेश्चन है ये। मेरे को एक्स की कम से कम वैल्यू चाहिए, ये 2 नंबर है मेरे पास, इसमें ये वाला नंबर तो 3 से डिविजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला वाला नंबर तो 3 से डिविजिबल है, दूसरा वाला डिविजिबल नहीं है। अब दूसरे वाले नंबर को मुझे अगर 3 से डिविजिबल बनाना है तो मुझे ए कम से कम रखना है, क्योंकि मुझे स्टॉक कम से कम चाहिए मिनिमम, तो मैं एप्पल भी कम से कम लूंगा। तो आप मुझे बताओ ऐसा कोई नंबर जो मैं ए रखूं और 3 से डिवाइड हो जाए, 3, सबसे छोटा 3, है ना। तो ए अपन का क्लियर हो गया कि सर जो ए है ना वो आप 3 का मल्टीपल ले लो, ए क्या ले लो, 3 का मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ 3, आपका ये इजी हो जाएगा, मिनिमम निकल आएगा। तो अपन ए क्या रख देंगे, 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4, है ना। ध्यान से देखना, अभी यहाँ 3 रख दोगे तो 3 दोनों में डिवाइड होगा, तो यहाँ बचेगा 4, और इधर क्या बचेगा
320 है ना, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 320 प्लस 4 कितना हो गया 324। खत्म हो गया क्वेश्चन। मिनिमम वैल्यू कितनी है 324। ये नहीं है आंसर। हाँ कर रहा हूँ, मैंने बोला तो क्या भरोसा है मेरे ऊपर। गुड, वेरी गुड। ये नहीं है भाई साहब आंसर। जो मैथ्स ध्यान से देख रहा है ना ये प्रॉब्लम, वो बता देता ये नहीं है आंसर। 324 क्यों नहीं है आंसर? देखो आपने बोल दिया सर ए ले लो, क्या 3 का मल्टीपल। सर यहाँ पे अगर मैंने ए 3 रख दिया ना, तो ये मेरा 5 से तो कभी डिवाइड नहीं होगा। इसको थोड़ी आप अवॉइड कर सकते हो। ए क्या था 2/5 ऑफ ए शुड बी मल्टीपल ऑफ 5। ए शुड बी मल्टीपल ऑफ 5। तो ए मल्टीपल ऑफ 3 तो चाहिए ही चाहिए, प्लस मल्टीपल ऑफ क्या चाहिए 5। यहाँ आ गया आपका नंबर सिस्टम का लॉजिक। ऐसा कोई नंबर मिनिमम जो 3 का भी मल्टीपल और 5 का भी मल्टीपल हो, कौन है? कोई बता सकता है? मिनिमम जो 3 का भी और 5 का, और 3 और 5 को प्राइम नंबर है, तो वो नंबर होगा क्या 15। ए लोगे आप 15 मिनिमम, 15 लोगे तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे कहीं पे भी ए 15 रखना तो इंटीजर वैल्यू मिलेगी। एप्पल थोड़ी नेगेटिव और फ्रैक्शन होंगे या डेसिमल होंगे। तो बस हो गया काम खत्म। अब कोई ट्विस्ट नहीं है, टेंशन मत लो, हो गया काम खत्म। ठीक है, तो ए पता चल गया, ए होना चाहिए था 15, रख दो ए 15, क्वेश्चन हो गया खत्म। 960 प्लस 4 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 3 को इससे डिवाइड करोगे 320 मिलेगा, इससे डिवाइड करोगे 5 4 जा 20 मिलेगा। 320 प्लस 20 कितना होता है 340। और कम कर दिया, पहले तो और ज़्यादा आ रहा था, है ना, पहले ज़्यादा आ रहा था ना, जब ए सिर्फ 3 रखा था तो 340 से ऊपर की वैल्यू थी, और कम हो गया। 340 है आपका आंसर, चमकता हुआ 340 इनपुट करके आना है। दैट इज योर आंसर। आ गई बात समझ में? देखो नेक्स्ट, फॉर सम रियल नंबर्स a and b, the system of equations x plus y equal to 4 and a plus 5 into x plus b square minus 15y equal to 8b has infinitely many solutions for x and y. Then the maximum possible value of ab is, सबसे पहले दिया इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो अपन यहाँ पे पहले इक्वेशंस देखें, तो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4 और एक है a प्लस 5 x प्लस बी स्क्वायर माइनस 15 y इक्वल टू 8b। ठीक है, तो अपन ने पढ़ा है कॉन्सेप्ट कि a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2, ये सब आपस में इक्वल होना चाहिए। ठीक है, फॉर इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, अगर इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, अगर दो लीनियर इक्वेशन है और अगर उसके इन्फाइनाइटली सॉल्यूशन है तो ये उसकी कंडीशन, ये पढ़ा था अपन ने। ठीक है, तो अपन इसको लगाते हैं। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ कोएफिशिएंट क्या है 1, तो अपन यहाँ पे देखें तो 1 अपॉन a प्लस 5 इक्वल टू 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 4 अपॉन 8b। ठीक है, इसको कैंसिल कर सकते हैं, 4 2 ज़ा 8। तो अपने पास है 1 अपॉन a प्लस 5, 1 अपॉन 2b और 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 15, 1 अपॉन 2b। अपन लोग देख रहे हैं a इंटू बी की मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे आप ये देखो कि अगर अपन इसमें 1 अपॉन a प्लस 5 और 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस 15 और 1 अपॉन 2b देखें, तो अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर, ये वाला फ्रैक्शन देखते हैं अपन, तो ये 2b क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2b और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि भाई आप इसको आपस में इक्वेट करके देख लो,
तो ये हो जाएगा अपना 2b क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू a प्लस 5। फर्स्ट और लास्ट को इक्वेट करोगे तो ये आएगा 2b इक्वल टू a प्लस 5, और सेकेंड और लास्ट सेकेंड इक्वेट करोगे तो ये आएगा। इन दोनों को इक्वेट करोगे तो ये आएगा। क्या फाइनल आंसर 25, 33 और इधर आ गया। क्या कर रहे हो यार? चलो ठीक है, पहले बताओ इन दो इक्वेशन में कोई डाउट नहीं है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसका क्या करें भाई? 2b a+5 है, तो 2b a+5 है, और यहाँ पे 2b जो है वो b² - 15 है। तो इधर से b निकाल सकते हैं क्या? आती है क्वाड्रेटिक सॉल्व करना। तो b² - 2b को इधर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा? -15 इक्वल टू 0। यहाँ से अपन b निकाल सकते हैं। तो 15 का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगा। 15 का मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होगा? 5 3 ज़ा 15, तो b² - 5b प्लस 3b, ठीक है, -15 इक्वल टू 0। यहाँ से आप b निकाल लोगे, एक b कॉमन आएगा तो b-5 बचेगा, और इधर 3 कॉमन लोगे तो b-5 बचेगा इक्वल टू 0। और इधर से आप क्या निकाल लोगे? b-5 इंटू b+3 इक्वल टू 0। और यहाँ से आपको b की कितनी वैल्यू मिल जाएंगी? 2, एक मिलेगी -3 और एक मिलेगी 5। यहाँ तक समझ में आ गया क्या कि b की 2 वैल्यू होगी? फॉर एवरी वैल्यू ऑफ b, यहाँ से अपन a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मतलब जब b की वैल्यू क्या है? -3, b की वैल्यू -3 है, तो अपन b की वैल्यू -3 रखेंगे, तो 2 इंटू -3 इक्वल टू a+5। तो ये हो गया -6, और ये 5 इधर आ जाएगा, -6 -5 हो जाएगा -11। तो मेरे को a की वैल्यू मिल गई -11। ये -6 और ये 5 इधर जाएगा -11, और एक b की वैल्यू क्या है? 5। तो एक b की वैल्यू 5 उठा लेते हैं अपन। इसको मैं हटा देता हूँ, ये आपको पता है, तो इधर कर लेते हैं। तो एक अपन ने ये b की वैल्यू -3 लेके करा था, ठीक है, एक b की वैल्यू अपन ने -3 लेके कर लिया, और एक b की वैल्यू अपन उठा रहे हैं 5। एक b की वैल्यू उठाते हैं 5, तो इधर से क्या आएगा? b की वैल्यू रखोगे 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 5 10 इक्वल टू a+5। तो a की वैल्यू आएगी आपकी 5। यहाँ तक समझ में आ रहा है? तो अब आपके पास अल्टीमेटली है क्या भाई? जब a -11 है तब b -3 है। तो मैं a और b का टेबल बनाऊं तो मुझे क्या पता है कि जब a -11 है तब b की वैल्यू क्या है? -3। और जब a की वैल्यू 5 है तब b की वैल्यू क्या है? 5। ठीक है, अब मुझे क्या करना था? मुझे ढूंढना था मैक्सिमम। मुझे ढूंढना है मैक्सिमम। काय का मैक्सिमम ढूंढना है मुझे? a इंटू बी का मैक्सिमम ढूंढना है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? a इंटू बी का मैक्सिमम बताओ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ a इंटू बी। तो देखा, -11 इंटू -3 प्लस का 33, 5 इंटू 5 25। कौन है मैक्सिमम? तो आंसर क्या है? ऑप्शन बी। आ गई बात समझ में? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन फ्रॉम IPMAT 2019। Three friends divide some apples in the ratio of 3:5:7 among themselves. After consuming 16 apples, they found that the remaining number of apples with them
was equal to largest number of apples received by one of them at the beginning. Total number of apples these friends initially had was. तो आईपी मैट 2019 में ये क्वेश्चन आया था लीनियर इक्वेशन के ऊपर, बेसिक क्वेश्चन है, वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे ये दिया है कि 3 फ्रेंड्स हैं जिनके पास एप्पल्स है 3:5:7 रेशियो में। तो लेट्स से फ्रेंड्स है ए, बी और सी। तो इनके पास जो एप्पल्स है वो रेशियो दिया है, तो अपन एक्चुअल मान सकते हैं। लेट्स से कि 3x एप्पल्स ए के पास है, 5x एप्पल बी के पास है और 7x एप्पल सी के पास है। तो ये अपन ने मान लिया। आफ्टर कंज्यूमिंग 16 एप्पल्स, तो इन सब ने टोटल 16 एप्पल्स कंज्यूम करे, ठीक है। उसके बाद जो एप्पल्स बचे, रिमेनिंग एप्पल्स, दैट इज इक्वल टू लार्जेस्ट नंबर ऑफ एप्पल्स रिसीव्ड बाय वन ऑफ देम एट द बिगनिंग। तो इन तीनों में सबसे लार्जेस्ट एप्पल्स किसके पास है? सी के पास। तो जब इन तीनों ने मिला के टोटल 16 एप्पल्स कंज्यूम करे, तो अभी टोटल कितना है? 5 + 3 8, 8 + 7 15x टोटल एप्पल्स है। अब 15x में से तीनों ने नेट 16 एप्पल्स कंज्यूम करें। उसके बाद क्वेश्चन ये बता रहा है कि जो रिमेनिंग एप्पल्स है, टोटल में से 16 हटा दो तो ये रिमेनिंग है। ये रिमेनिंग क्वेश्चन बता रहा है दैट इज इक्वल टू लार्जेस्ट नंबर ऑफ एप्पल रिसीव्ड बाय वन ऑफ देम एट द बिगनिंग। तो लार्जेस्ट एप्पल रिसीव्ड बाय सी इज 7x, तो इसको अपन 7x से इक्वेट कर देंगे और इस लीनियर इक्वेशन से अपन x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 15 - 7 करेंगे तो दैट विल बी 8x एंड 16 राइट साइड में जाएगा 16, x की वैल्यू आ जाएगी 16/8 दैट इज 2। ठीक है, निकालना क्या था? टोटल अमाउंट ऑफ एप्पल्स दीज फ्रेंड इनिशियली हेल्ड वॉज। तो टोटल एप्पल्स इनिशियली क्या थे? दैट इज 15x। तो 15x क्योंकि तीनों का एडिशन इज 15x, तो इनिशियल एप्पल्स थे 15x, x की वैल्यू आ गई है। तो 15 × 2 दैट इज 30 एप्पल्स थे इनिशियली, दैट इज द इनपुट आंसर। तो शॉर्ट आंसर टाइप में क्वेश्चन आया था आईपी मैट 2019 में। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम आईपी मैट 2020 के पेपर में आया था ये। इन अ 4 डिजिट नंबर बेस्ड क्वेश्चन है। 4 डिजिट नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ 1000 डिजिट एंड द यूनिट डिजिट इज 0 while their difference is 7. Product of the middle digits is 18. 1000 digit is as much more than the unit digit as the 100 digit is more than the tens digit. The 4 digit number is. तो यहाँ पे अपन को दिया है कि 4 डिजिट का एक नंबर है, उसके बारे में अपन को दिया है। तो 4 डिजिट नंबर A, B, C और D ये मान लेते हैं अपन। ठीक है, 4 डिजिट अपन नंबर मान लेते हैं ABCD। तो ABCD अपना 4 डिजिट नंबर है। तो ये जो D है ये यूनिट प्लेस पे है, C कहाँ पे? टेंस प्लेस पे, B कहाँ पे? 100 प्लेस पे और A कहाँ पर है? 1000 प्लेस पे। तो अपन को प्लेस वैल्यू पता है चारों नंबर की, चारों डिजिट्स की, यूनिट, टेंस, 100, 1000। अब इसके बीच में कोई रिलेशन गिवन है। अब रिलेशन क्या गिवन है? दैट की प्रोडक्ट ऑफ 1000 डिजिट एंड यूनिट डिजिट इज 0। तो 1000 डिजिट कौन सी अपनी? A और यूनिट डिजिट कौन सी है? D। इसका प्रोडक्ट दिया है 0, तो A × D दिया हुआ है 0, ये गिवन है। वाइल देयर डिफरेंस इज 7 और इनका डिफरेंस दिया हुआ है 7, तो A - D दिया हुआ है 7। प्रोडक्ट ऑफ द मिडिल डिजिट्स इज 18। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, मिडिल डिजिट कौन है? B और C। तो अपन को दिया हुआ है B × C जो है वो 18 है। The 1000 digit is as much more than unit digit as 100 digit is more than 10 digit। इस लाइन का मतलब है कि 1000 डिजिट यूनिट डिजिट से ज्यादा है। 1000 डिजिट इज एज मच मोर देन यूनिट डिजिट। तो 1000 डिजिट यूनिट डिजिट से जितनी भी ज्यादा है, सेम कंपैरिजन दिया हुआ है क्या कि 100 डिजिट भी 10 डिजिट से उतनी ही ज्यादा है। मतलब AD से जितना ज्यादा है उतना ही BC से ज्यादा है। इसको अपन मैथमेटिकली ये बोल सकते हैं कि AD से जितना ज्यादा है तो उनके बीच का डिफरेंस BC से उतना ही ज्यादा है। तो ये दोनों डिफरेंस अपन इक्वेट कर सकते हैं क्योंकि डिफरेंस इक्वल दिया है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है,
कि ए डी से जितना ज़्यादा है, तो ए दैट मीन्स ए बड़ा है, ठीक है। तो ए डी से जितना ज़्यादा है कैसे पता करोगे, दोनों का डिफरेंस लेके। तो ए डी से जितना ज़्यादा है बी उतना ही सी से ज़्यादा है, ये अपन को इन्फॉर्मेशन दी है। नेक्स्ट, द 4 डिजिट नंबर इज, हमको ये ए बी सी डी 4 डिजिट नंबर पता करना है इन सब क्लूज से। तो जो भी अपने पास क्लूज हैं, जो भी अपने पास इंफॉर्मेशन है, उससे अपन को ये क्लू 4 डिजिट नंबर निकालना है। अब सबसे पहले यहाँ पे आप ये देखो कि यहाँ पे अपन को जो पहली इंफॉर्मेशन दी थी वो थी a इंटू डी इज 0, ठीक है, एंड a माइनस डी इज 7। और यहाँ पे अपन को पता चला है कि a d से ज्यादा है। तो अगर इन दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो एक को 0 होना पड़ेगा, ठीक है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब भी अपन क्वेश्चंस कौन से करते हैं, नंबर वाले क्वेश्चन, जितने भी नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जैसे ये ए बी सी डी लिखा है, ये सब सिंगल डिजिट वैल्यूज होती है, ये सब सिंगल डिजिट वैल्यूज होती हैं। 2 डिजिट वाला कोई भी नंबर अपने दिमाग में लेके भी मत आना, ठीक है, सब सिंगल डिजिट वैल्यू होती है। तो अपन को बोला इन दोनों नंबर का इन प्रोडक्ट 0 है, और ये भी पता है कि ए डी से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली डी को क्या होना पड़ेगा, डी को 0 होना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो डी अगर 0 होगा और इसको अपन इस इक्वेशन में रख देंगे, तो यहाँ से अपन को ए की वैल्यू आ जाएगी 7। तो अपन के डी 0 और ए 7 तो निकल आ गए। अब इन दोनों का डिफरेंस अपन को पता है, 7 और 0 का डिफरेंस है 7, तो वो अपन यहाँ रखे, 7 माइनस 0 दैट इज 7। इसका मतलब बी और सी के बीच में भी डिफरेंस क्या है, 7। ये अपन को नई इंफॉर्मेशन मिल गई, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास एक इंफॉर्मेशन है बी माइनस सी 7, एक बी इंटू सी 18। तो अब अपन क्या करने वाले हैं, इसको एक ये वाली और एक ये वाली इक्वेशन, इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाले वैल्यूज ढूंढेंगे अपन, ठीक है, वो सेटिस्फाई करने वाली वैल्यूज। तो बी और सी पहले सोचना क्या है, बी और सी सिंगल डिजिट वैल्यू है, ए से 2 सिंगल डिजिट नंबर जिसका प्रोडक्ट 18 हो और डिफरेंस 7 हो, तो वो क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन मैक्सिमम डिजिट देखें तो 9 होता है, तो ये 9 का मल्टीपल है, तो 9 इंटू 2 18 होता है, ठीक है। और होता है 6 इंटू 3 18 होता है, सिंगल डिजिट के हिसाब से बात करें 9 2 18 होता है, 6 3 18 होता है, और तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा। लेकिन इन दोनों में भी सिर्फ कौन सा एक्सेप्टेबल है, जिसका डिफरेंस 7 हो, जिसका डिफरेंस 7 हो वो एक्सेप्टेबल है, तो अपन ये एक्सेप्ट करेंगे, ये रिजेक्ट कर देंगे। तो फ्रॉम हेयर वी कैन कंक्लूड दैट बी की वैल्यू अपनी क्या है, बी की वैल्यू है 9 और सी की वैल्यू क्या है 2। ये अपन को मिल गए बी और सी। अब जब बी सी मिल गए, ए डी पता है, तो नंबर निकालना था हमको। तो नंबर कौन सा निकालना था, ए बी सी डी बताना था क्या है। तो ए कितना है अपना, ए 7 है, बी कितना है 9, सी कितना है 2, 7 9 2, और डी कितना निकाला था अपन ने 0। ये आपका इनपुट आंसर है, शॉर्ट आंसर टाइप का। तो इनपुट करना है 7920। क्लियर, आ गया समझ में। देखो नेक्स्ट आईपी मैट 20 से क्वेश्चन है। अशोक परचेस्ड पेन्स एंड पेंसिल इन द रेशियो ऑफ 2:3 ड्यूरिंग हिज फर्स्ट विजिट and paid rupees 86 to the shopkeeper. During his second visit, he purchased pens and pencils in the ratio 4:1 and paid rupees 112 rupees. The cost of pen as well as pencil in rupees is a positive integer. तो पेन और पेंसिल की कॉस्ट पॉजिटिव इंटीजर गिवन है। If Ashok purchased 4 pens during his second visit, सेकेंड विजिट में कितनी पेन्स लिए वो गिवन है 4, then the amount he paid in rupees for the pens during the second visit is, तो आपको क्या करना है, सेकेंड विजिट पे जो अमाउंट पे करा है ना वो निकालना है, क्योंकि क्वांटिटी तो पता ही है सेकेंड विजिट में उसने कितनी परचेज की है, 4 पेन परचेज किए, लेकिन उस पेन्स का आपको टोटल अमाउंट पे निकालना है कि उसने कितना पे करा होगा। तो पहले यहाँ पे अपन ये देखें कि जैसे एक पेंसिल है और दूसरा है पेन्स, है ना, पेन्स और पेंसिल के ऊपर क्वेश्चन है। तो लेट से पेन की कॉस्ट में x मान लेता हूँ और पेंसिल की कॉस्ट y,
ये अपन अज्यूम कर लें। ये अपन ने क्या मान ली, एक पेन और एक पेंसिल की कॉस्ट एक्स और वाई मान ली। अब अपन को दिया है कि अशोक परचेज पेन्स एंड पेंसिल इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो रेशियो पता है, एक्चुअल वैल्यू नहीं पता। तो अपन को ये पता है कि पेन्स और पेंसिल फर्स्ट विजिट में ये दोनों क्वांटिटी की बात करें तो 2:3 में परचेज किया, ठीक है। और अमाउंट कितना पे किया है, अमाउंट पे किया है उसने 86 रुपीज। तो अपन को दिया है कि फर्स्ट विजिट में 2:3 क्वांटिटी रेशियो दिया है, 2:3 में पेन्स पेंसिल खरीदे, और ये अपन ने क्या लिया है, प्राइस 2:3 में खरीदा, अमाउंट कितना पे करा 86। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्या दिया है, सेकेंड विजिट पे ही परचेज पेन्स पेंसिल इन द रेशियो 4:1। तो जो सेकेंड विजिट थी उसमें पेन्स और पेंसिल का रेशियो था 4:1, क्वांटिटी रेशियो गिवन है। और कितना अमाउंट पे करा उसने, 112 रुपीज। तो ये भी अपन को पता है। अब इसके बाद बोला है पेन और पेंसिल की जो प्राइस है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर का दूसरा नाम क्या होता है, नेचुरल नंबर्स, है ना। पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर। तो पेन और पेंसिल की जो प्राइस है वो एक नेचुरल नंबर है। इफ अशोक परचेज 4 पेन्स ड्यूरिंग हिज सेकेंड विजिट, तो एक इंफॉर्मेशन दे दी अपन को इफ लगा के कि अगर अशोक ने 4 पेन्स खरीदी है सेकेंड विजिट में, तो मतलब ये जो रेशियो था अपन का पेन और पेंसिल का, उसमें ये जो 4 है वो 4 ही रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअल में, 4 ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब 4 पेन से मल्टीप्लीकेशन फैक्टर हो गया 1। 4 अगर 4 रिप्रेजेंट कर रहा है तो 4 में क्या मल्टीप्लाई करें, 4 है, दैट इज 1। तो मतलब ये एक्चुअल वैल्यू ही है। मतलब उसने सेकेंड विजिट में 4 पेन्स लिए हैं और 1, क्योंकि अपना मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 1 है तो यहाँ पे भी आप 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आना है, ठीक है। तो मतलब एक पेंसिल ली है और 4 पेन्स लिए हैं। तो ये अपन को पता चल गया कि सेकेंड विजिट में पेन्स और पेंसिल की क्वांटिटी एक्चुअल क्या थी, ठीक है। उससे अपन इक्वेशन बना लेते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी कि 4 पेन खरीदी थी, एक पेन x रुपीस की थी, तो 4x हो गया टोटल अमाउंट पेड पेन्स के लिए। एक पेंसिल खरीदी थी, एक पेंसिल y रुपीस की थी, तो टोटल अमाउंट हो गया y। और ये टोटल अमाउंट अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ है 112। तो एक इक्वेशन तो हमारी रेडी है, ये वाली। यहाँ तक ठीक है, क्लियर है सबको। नेक्स्ट अपन को दिया है 2:3। अब इसका तो अब मुझको नहीं पता कितना उसने परचेज किया, लेकिन पेमेंट पता है 86 की है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि भाई ये जो है, ये इसकी प्राइस अगर मैं 2K ले लूँ, क्योंकि रेशियो है, एक्चुअल तो पता नहीं है, इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नहीं पता टू गेट द एक्चुअल वैल्यू, तो इसको मैं 2K और 3K ले लेता हूँ। तो 2K, ठीक है, लिया, और कितनी प्राइस है एक पेन की, x, प्लस पेंसिल की प्राइस, एक पेंसिल की प्राइस अपन ने जो है, सॉरी क्वांटिटी जो है अपन ने मान ली फर्स्ट विजिट में 3K पेंसिल्स खरीदी है और एक पेंसिल की प्राइस y है। तो 3K इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 86। ये अपन ने सेकेंड इक्वेशन बना ली। यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं है। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये क्वेश्चन थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा इतने वेरिएबल देख के। इसके आगे समझ में नहीं आएगा कि ये कैसे आगे अप्रोच करें, क्योंकि एक इक्वेशन तो एक्स वाई के फॉर्मेट में है, लेकिन दूसरी इक्वेशन में तो के भी दिख रहा है। के क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये एक्चुअल क्वांटिटी नहीं पता, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास। तो 2:3 को मैंने 2K और 3K ले लिया अपनी कन्वीनियंस के लिए, लेकिन इसको सॉल्व तो करना है। अब सॉल्व करना है, देखो सॉल्व करने के लिए अपन को क्या करना है, पेन्स का अमाउंट बताना है। पेन्स का अमाउंट किस पे डिपेंड है, एक्स पे। तो अपन एक्स को मेंटेन रखेंगे थ्रू आउट दी प्रॉब्लम। ये स्किल डेवलप कर लो आप। लीनियर इक्वेशन में जिस चीज की वैल्यू हमको चाहिए एंड में, वो वेरिएबल कभी भी एलिमिनेट मत करना, ठीक है। तो अपन को एक्स तो मेंटेन रखना है। अब के का क्या करें, तो देखो कॉन्सेप्ट ये है कि मिनिमम अगर 2:3 रेशियो में लिया है तो मिनिमम ये है कि 2 पेन ली होगी, 3 पेंसिल ली होगी। तो अपन मिनिमम वैल्यू ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर बोला है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से। तो पॉजिटिव इंटीजर परचेज किया तो पहला पॉजिटिव इंटीजर होता है 1, ठीक है।
तो अपन उस हिसाब से अगर अपन देखें कि पॉजिटिव इंटीजर अगर परचेज किया है तो अपन के की वैल्यू 1 रख के देखते हैं। के की वैल्यू अगर अपन 1 रखते हैं तो ये देखें सॉल्व करके तो क्या आएगा, अगर मैं के 1 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 86। ये मेरी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो अब मेरी फाइनल इक्वेशन ये, इसको अपन मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन, इसको हटा दो और इसको मान लो सेकेंड इक्वेशन। और अब आपको ये दो इक्वेशन सॉल्व करना आनी चाहिए। अब मेरे को x तो एलिमिनेट करना नहीं है, मेरे को एलिमिनेट करना है y। तो अपन को साइमल्टेनियस इक्वेशन आती है सॉल्व करना। यहाँ पे y का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, तो फर्स्ट इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से, सो दैट y का कोफिशिएंट सेम हो जाए। तो ये बन जाएगा 3 4 ज़ा 12x और ये बन जाएगा 3y और ये बन जाएगा कितना 336। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई इसको 3 से मल्टीप्लाई करके। अब आपको क्या करना है, y हटाना है, तो इसको इससे माइनस कर दो। तो 12x माइनस 2x हो जाएगा 10x, 3y माइनस 3y हो गया 0, 336 में से 86 हटाना है, तो पहले 6 हटाओ 330, फिर अपन का 80 हटाओ, तो ये आपका बचेगा 350। ठीक है, तो 250। ठीक है, तो 250 बचेगा। अब x की वैल्यू आप निकाल लो यहाँ से, वो आ गई 25। तो x की वैल्यू मतलब एक पेन की कॉस्ट आ गई। अब एक पेन की कॉस्ट आ गई, अब अपन को क्या चाहिए था कि जब वो उसने सेकंड विजिट किया था 4 पेन्स परचेज की थी, तो उसका अमाउंट कितना दिया होगा। तो जब एक पेन 25 की है तो सेकंड विजिट में अगर 4 पेन खरीदता है तो कितनी पेमेंट करेगा, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर 100 रुपीज़। ठीक है, दैट इज दी 100 रुपीज़। क्लियर है।